नमस्ते मित्रों। आयुर्लिंक आयुर्वेद की ये पेशकश है। हम अलग अलग सब्जेक्ट पे वेबिनार्स कर रहे हैं आजकल, और ये आज का वेबिनार है पेन मैनेजमेंट विद आयुर्वेद। ये श्रृंखला की ये तीसरी कड़ी है, थर्ड एपिसोड है हमारा। और अगले 2 एपिसोड में हमने अलग अलग पेन के बारे में बात की, पर्टिकुलरली स्पाइनल पेन, लंबर पेन, सर्वाइकल पेन के बारे में हमने काफ़ी बात की, और कई सारी जो जानकारी आपसे शेयर की है कि आयुर्वेद भी ऐसी पेनफुल कंडीशन में किस तरह से काम कर सकते हैं। आज ये श्रृंखला में हम आपको पर्टिकुलरली नी जॉइंट पेन के बारे में हम बात करेंगे। आज घुटनों या जोड़ों का दर्द के बारे में हम बात करेंगे। बहुत से कॉमन बीमारी है, इसको आप बीमारी भी बोल सकते हो या तो घर घर की एक प्रॉब्लम है वो भी बोल सकते हैं हम। एवरेज 40 या 45 साल की आयु में ये शुरुआत होती है, और जैसे हम समझे कि भाई किसी भी मेल या फीमेल किसी भी को भी ये हो सकती है प्रॉब्लम, और आम तौर पे आज के ज़माने में ये ज़्यादा होती हुई दिखती है ये प्रॉब्लम। स्टैंडिंग किचन हो सकता है वन ऑफ द रीज़न। हमारी जो लाइफस्टाइल है वो भी एक रीज़न है कि घुटनों का दर्द या जोड़ों का दर्द ज़्यादा होने लगा है। कुछ पोस्चर्स वगैरह भी है, आज इसकी भी हम बात करेंगे कि ये रीजंस क्या क्या है और किस तरह से ये बीमारी की शुरुआत होती है, उसकी भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो ये मैं बता दूं कि घुटनों का दर्द जो है एक जनरल आइडिया है लोगों को कि भाई घुटनों का दर्द तो हर एक को होता है, और उसमें सूजन होती है, पेन होता है, मूवमेंट नहीं होती है। तो मैं यहाँ पर पहले बिगिनिंग में ही आपको एक बात बता दूं कि आयुर्वेद में कम से कम 80 प्रकार के वायु के रोग बताए हुए, और 80 प्रकार के जो रोग है उसको हम 2 अलग अलग क्लासिफिकेशन करें, अलग डिवीज़न करें, तो इसको हम संधिवात और आमवात, ऐसे अलग अलग 2 वायु के प्रकार बोलते हैं। जिसको आप मॉडर्न में समझना चाहे तो मॉडर्न में हम बोल सकते हैं कि भाई ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अब ये जो घुटनों का दर्द है उसमें दोनों प्रकार के आर्थराइटिस हो सकते हैं। ज़्यादातर उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, और आज हम उसकी बात ज़्यादा करेंगे। रूमेटॉइड आर्थराइटिस का मैं आपको हल्का सा परिचय भी करवा दूंगा साथ में। जो ऑस्टियोआर्थराइटिस की हम बात करते हैं, इसको डीजनरेटिव डिसऑर्डर भी बोलते हैं। मतलब कि उम्र होने के साथ शरीर के अंदर जो डिजनरेशन हुआ उसकी वजह से भी ये रोग हो सकता है। और ज़्यादातर जो डीजनरेटिव डिसऑर्डर माने गए हैं वो उम्र भर तक, जिंदगी भर तक ये रोग चलता रहता है। उसमें डीजनरेशन होने की वजह से बॉडी के अंदर कई चीज़ें हैं कि जो नई नहीं बन सकती, और जो पुरानी चीज़ें हैं वो धीरे धीरे करके डीजनरेट होती है। तो ऐसी एक अवस्था में हम ये घुटनों का दर्द या जोड़ों का दर्द की हम बात कर रहे हैं। कई नेगेटिव थॉट्स बहुत है इसमें। रोग की जब शुरुआत होती है तब तो इतना माइल्ड रहता है कि अभी जो उस कंडीशन में ठीक से उसको डायग्नोस करके ठीक से ट्रीटमेंट दी जाए तो ये रोग इतनी आसानी से कंट्रोल हो सकता है, और लंबे टाइम तक उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ इसमें तो क्या है, ये तो घुटनों का दर्द है, अभी तो शुरुआत है, मैंने मेथी खा ली है, अजवाइन खा लिया है, मैंने ये कर लिया, लहसुन ले लिया, वो कर दिया, मसाज कर दी तो ये ठीक हो जाएगा। ये गलतफहमी है। शुरुआत की अवस्था में अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट या तो प्रॉपर गाइडेंस आपको मिल जाए तो दवाइयों की ज़रूरत नहीं होती है। सामान्य सजेशन से भी ये ठीक हो सकती है, लेकिन लोगों को ये पता नहीं है। और फिर क्या करते हैं कि शुरू में ऐसे घरेलू नुस्खे आप ले लेते हैं, और घरेलू नुस्खे से ठीक नहीं होता है, नहीं होने वाला है, मालूम है कि घरेलू नुस्खा एक अलग लिमिट है उसकी, तो उससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है और रोग धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तब जाकर बोलते हैं कब जैसे हालत ख़राब हो जाए तब बोलते हैं लास्ट में कि चलो अब हम वैद्य जी के पास चले। और फिर वैद्य जी के पास जाने के बाद इतने बेहुदा सवाल होते हैं ज़्यादातर पेशेंटों के, आप कितना % ठीक कर पाओगे? अरे भाई परसेंटेज कैसे निकालेगा वो तो हमें बताओ। एक प्रैक्टिशनर के तौर पे मुझे मालूम है कि ये 32 साल की प्रैक्टिस मेरी हुई, तो मैं
कैसे परसेंटेज निकालूं कि आपको कितना फायदा हुआ, वो तो मालूम नहीं है। और जब ये मालूम नहीं है तब बोलते हैं कि कितना गारंटी कितना देते हो आप। अरे भाई, ऊपर वाले ने आपको गारंटी 100% देकर भेजा था कि आपका सब पुर्जा बढ़िया बना हुआ है, आपने उसकी गारंटी को भी फेल कर दी है। अब डॉक्टर से क्यों गारंटी मांग रहे हो? तो ये जो सारी है गलतफहमियां भी है, मान्यता भी है, उनके एटीट्यूड ठीक नहीं है पेशेंट का। कई बार सर्जरी की बात से भी नाराज रहते हैं, सर्जरी नहीं करवाना चाहते, या तो सर्जरी नहीं करवाने के कई सारे कारण हैं। हालांकि सर्जरी नहीं करवाना है इसीलिए ज़्यादातर आयुर्वेद में आते हैं, या तो शुरुआत के स्टेज में आते हैं या तो बिल्कुल ख़त्म हो गया हो, रोग में कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ऐसी कंडीशन लेकर आ जाते हैं। और फिर जब ऑपरेशन नहीं है, ऑपरेशन का गुंजाइश नहीं है, कोई अलग अलग रीज़न है, आर्थिक रीज़न है, सामाजिक रीज़न है, कोई भी रीज़न से ऑपरेशन नहीं करना है, फिर आयुर्वेद में आप आए हो, तो एटलीस्ट आयुर्वेद को रिस्पेक्ट दो। और आयुर्वेद को रिस्पेक्ट देकर आप जब बात करते हैं कि भाई आप आयुर्वेद मतलब आप क्या समझते हो, सौंठ अजवाइन का आपने जो फाकी बनाकर ले ली, पुड़िया बनाकर ले ली, वो सबसे ज़्यादा ये रोग में जो हमारे प्रैक्टिशनरों के जो शत्रु हम बोल सकते हैं, तो ये शत्रु ऐसे साधु बाबा या तो जो खुद बन बैठे हुए डॉक्टर है, वो लोग हैं हमारे सबसे बड़े शत्रु है। क्योंकि एक पुड़िया दे दी और ठीक हो गया, 2 पुड़िया दे दी और ठीक, ऐसे कभी जो घुटनों का दर्द ठीक नहीं होता है, फील गुड इफेक्ट होती है, और वो पुड़िया में ना जाने क्या क्या दवाइयाँ मिलाई होती है, किसी को मालूम नहीं है। कई लोग ऐसे हैं कि जिनके मन में अंदर रह गया है हमेशा कि मैं डॉक्टर बनना चाहता था या चाहती थी लेकिन नहीं बन पाई, और मैं तो समाज सेवा कर रहे हुए ऐसे परोपकारी जीव लोगों को पुड़िया बांटते फिरते या तो ज्ञान बांटते फिरते हैं, लेकिन वो ज्ञान में कुछ भी साइंटिफिक तथ्य नहीं होता है। और खुद की जब बारी आती है, ऐसे समाज सेवी लोग, परोपकारी लोग, खुद की बारी आती है तब उनको आप डॉक्टर के वहाँ लाइन में बैठे हुए पाओगे। तो ये बीमारी के बारे में जानने से पहले मुझे ये आपको बताना था कि सीरियसनेस आपकी खुद की होनी चाहिए, तभी ये घुटनों का दर्द या तो जोड़ों के दर्द से आप मुक्त रह सकते हैं या तो दूर रह सकते हैं। अब बात आई कि भाई घुटनों का दर्द हम शब्द बोलते हैं, जोड़ों का दर्द बोलते हैं, मतलब क्या? आपको बेसिक एनाटॉमी तो थोड़ी पता होनी चाहिए कि आप जो दर्द की बात करते हैं, हम पेन की बात करते हैं, वो पेन एग्जैक्टली कहाँ पर है। तो पेन की हम जब बात करेंगे तो पहले हम समझना चाहेंगे कि घुटना मतलब क्या। तो घुटना का जो मैं आपको मतलब बता रहा हूँ यहाँ पर, एक आपको थोड़ा सा प्रेजेंटेशन बताऊँ कि नी जॉइंट पेन की हम बात करते हैं, हम जब घुटने की बात करते हैं तब घुटने में एक तो हमारा शरीर का लेग का जो पाँव का है ऊपर का बोन है फीमर, और नीचे के बोन के नीचे के हिस्से के 2 बोन है, फीबिया और टिबिया। इसके बीच में ये जो जॉइंट बनता है इसको हम घुटना बोलते हैं। अब इसमें बोन है, बोन के साथ साथ ये कार्टिलेज है, कार्टिलेज जो है वो शॉक एब्सॉर्बर है हमारा, एक वैसे हम बोल सकते हैं गद्दी जैसी चीज़ है, और इसके साथ साथ में ये बंधने के लिए जो स्नायु बताए, स्नायु लिगामेंट, वो स्नायु और लिगामेंट है। तो ये बेसिक फंडामेंट है कि घुटना बोलते हैं तो घुटने के अंदर एक बोन की बात करते हैं, कार्टिलेज की बात करते हैं, और मसल एंड लिगामेंट की हम बात करते हैं। अब आगे हम चलेंगे कि अब दर्द की बात है, तो दर्द कहाँ कहाँ पर? दर्द तो यहाँ भी हो सकता है, बोन में भी हो सकता है दर्द, जो हो सकता है वो आपके कार्टिलेज में भी हो सकता है, दर्द हो सकता है मसल में हो सकता है, लिगामेंट में भी हो सकता है। तो आप किस दर्द की बात करते हैं? जब तक हमें दर्द का ही पता नहीं है, कहाँ पर दर्द है वो ही मालूम नहीं है, तो आप ट्रीटमेंट क्या करेंगे? अब यहाँ पर आप देखिए कि ये जो बोन है आप देख सकते हैं कि डीजनरेट हो गया है। अब ये बोन डीजनरेट है तो ये तो एक प्रकार का अस्थि है, और उसको तो आपको दवाइयाँ करनी है, तो उसकी ट्रीटमेंट करना है, तो उसमें आपको कैल्शियम सप्लीमेंट चाहिए, बोन को जैसे मजबूत बनाए, हड्डियों को मजबूत बनाए, ऐसी कुछ दवाइयाँ या डाइट वगैरह चाहिए। तो वो तो पेन किलर जब लेते हैं तो ये तो है नहीं। आप जो पेन किलर की हम बात करते हैं कि पेन है पेन किलर दे दो, तो इसमें पेन किलर लेने से इसमें क्या होगा? कुछ फायदा नहीं होगा। बोन का डिजनरेशन तो रहेगा ही रहेगा। अब आगे चलकर देखो, ये आप देखें यहाँ पर कि आप कार्टिलेज को देखो, ये कार्टिलेज देखो, और यहाँ पर कार्टिलेज देखो, कार्टिलेज तो पूरी खत्म हो गई है। अब कार्टिलेज जो अगर नहीं है और उसकी वजह से पेन है,
तो आपकी दवाइयाँ कहाँ काम करेगी? अब बोन की दवाइयाँ कार्टिलेज में तो काम नहीं करेगी। कार्टिलेज को कैसे मेंटेन करना है, या तो ठीक करना है, या तो रोग की शुरुआत में ही अगर आपका पता चल जाता है कि भाई आपको किस प्रकार की टेंडेंसी में, तो आपको प्रॉपर हम गाइड कर सकते हैं। प्रॉपर खाना पीना ऐसे ही बनाए कि ये अवस्था ही ना आए, ये कंडीशन ही ना होनी चाहिए। अच्छा, ये नॉर्मली लोगों के एक गलतफहमी और भी है कि आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर तो MRI, CT स्कैन, एक्सरे वगैरह सब खर्चा करवाते हैं, बाद में तो कुछ होता नहीं है और फिर बोल देंगे सीधा ऑपरेशन ही करवा दो। अब जो घुटनों का ऑपरेशन की बात है, टोटल नी रिप्लेसमेंट, TKR जिसको बोलते हैं, तो TKR तो क्या है, दो चीज़ है। पैसे वालों के लिए ये फैशन है, आजकल तो बड़ी फैशन चल रही है। मेडिकल इंश्योरेंस है, हमें तो कहाँ कुछ करना है, 2 लाख 3 लाख एक घुटनों का ले रहे हैं, जैसे जैसे सिटी उसके भाव अलग अलग रहते हैं। लेकिन आजकल अहमदाबाद में तो 2-2 3-3 लाख के बीच में एक घुटने का ऑपरेशन होता है, और लोग फैशन के मारे भी करवाते हैं। और जिनके पास पैसे नहीं है, इनके लिए मजबूरी है, वो TKR में जा नहीं सकते, वो घबराते भी है। दूसरी ये भी बात है कि टोटल नी रिप्लेसमेंट का 100% अच्छा रेशियो भी नहीं है ठीक होने का। कई सारे पेशेंट आफ्टर सर्जरी इससे परेशान रहते हैं, कॉम्प्लिकेशंस है, पोस्ट ऑपरेटिव प्रॉब्लम्स भी कंटिन्यू रहते हैं। हालांकि वो शुरुआत के स्टेज में डॉक्टर से ये चर्चा ठीक से नहीं हुई होती है और बाद में पछताते हैं। तो घुटनों के दर्द के ऑपरेशन के TKR की हम बात करेंगे बाद में, लेकिन ये एक्सरे के ऊपर से मैं आपको पहले बात समझाना चाहता हूँ। ये आप यहाँ पर मेरे साथ देखिए, यहाँ लेफ्ट साइड में जो है ये एक्सरे है। ये जो जगह आपको दिखती है, ये जगह है वो नॉर्मल है। आप अगर खुद का एक्सरे आपके पास पड़ा हुआ है तो ये देख लीजिए कि ये गलत नहीं है। कई लोग इसको गलत मानते हैं कि नहीं ये देखो बीच में इतनी जगह हो गई, बोन टूट गया। नहीं, ये सही है। ये सही है इसलिए कि ये दोनों ऊपर और नीचे के जो बोन्स के बीच में थोड़ी जगह है और वहाँ पर कार्टिलेज की भी व्यवस्था है। इतनी जगह है तभी तो दो बोन्स जब मुड़ते हैं, हम घुटने जब मुड़ते हैं हमारे, तब ये मुड़ना आसान हो सकता है। अगर ये टच हो गया, यहाँ पर आप देखते हैं कि अगर ये टच हो गया है तो टच हो गया तो यहाँ बीच में कोई शॉक एब्सॉर्बर नहीं है, झर्क भी ज़्यादा लगेगा और जितनी बार ये मुड़ेगा बीच में से उतनी बार आपको पेन रहेगा। कई लोग बोलते हैं कि मेरे घुटने जब हम मुड़ते हैं तब टक टक आवाज़ सी आती है अंदर से। तो ये आवाज़ इसीलिए भी आ सकती है कि ये घुटने की अंदर के बीच की ये जो जगह है तो वो नैरो हो गई है। तो ये नॉर्मल है, ये एबनॉर्मल है। यहाँ पर आप देखो थोड़ी सी जगह बाकी है, यहाँ तो बिल्कुल नहीं और यहाँ पर तो बिल्कुल से टच हो गया है। अब ये पेशेंट को TKR नॉर्मली बोलते हैं कि भाई टोटल नी रिप्लेसमेंट में आप चले जाइए। अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देख लीजिए। अब मैं जो बात कर रहा हूँ, ज़्यादातर पेन जो है वो ना तो बोन के लिए बोन में होता है, ना तो कार्टिलेज के लिए होता है। कार्टिलेज जो है, फिर से मैं बता दूं आपको, ये जो कार्टिलेज है वो इतनी सॉफ्ट डेलिकेट चीज़ नहीं है कि जो बात में ये हम बोले कि डिजेनरेट हो गई, ख़त्म हो गई। कुदरत ने ऐसी चीज़ बनाई है कि कम से कम 50-55 साल तो ये चलने वाली चीज़ है। लेकिन कार्टिलेज का डिजेनरेशन होना भी एकदम से कॉमन है और होता भी है, लेकिन रीजनरेशन पॉसिबल नहीं है। कार्टिलेज के अंदर ब्लड का कोई सप्लाई नहीं है, ना तो उसमें कोई पेन होता है, उसके अंदर कोई कार्टिलेज के अंदर पेन नहीं होता है। तो शुरुआत की अवस्था में जब आप पेन की बात करते हो तब कार्टिलेज का कोई रोल होता नहीं है। ब्लड सप्लाई नहीं होने की वजह से हम इसको नया बना नहीं सकते। बोन्स में भी ब्लड सप्लाई है, लेकिन नया बोन बनाना, रीजनरेशन करना मुश्किल है। हम बोल सकते कई सारी दवाइयाँ बाजार में आई, मार्केट में कंपनियाँ आती रहती है, वो बोलते हैं कि आपके कार्टिलेज ख़त्म हो गए, हम आपको दवाई देंगे, आपकी कार्टिलेज नहीं बना देंगे। तो ये आज तक मुमकिन नहीं हुआ है। दवाइयों की कंपनी आती है, जाती है और कहीं लाखों रुपए का वो धंधा करके निकल जाते हैं, लेकिन अभी तक ये मुश्किल है कि ये नई चीज़ आप बना दो। तो ज़्यादातर आप पेन की जब बात करते हैं तो बोन या कार्टिलेज की बात नहीं होती है। जो आप ज़्यादातर पेन की कंप्लेन करते हो पेन मोस्टली या तो मसल के रहते हैं या तो लिगामेंट के रहते हैं, और ये इसका परसेंटेज बहुत ज़्यादा है।
और इसीलिए जब आप बातें करते हैं कि पेन में हम कुछ करते हैं, हल्का सा मसाज वगैरह हमने कर लिया और हमको बहुत फ़ायदा हो गया, और तो इसकी वजह ये है कि आप जो ट्रीटमेंट कर रहे हो वो पर्टिकुलर मसल या तो लिगामेंट के ऊपर ही आप काम कर रहे हो। अब जो भी ट्रीटमेंट की, ज़्यादातर लोग वेबिनार में जब आते हैं हमारे साथ जुड़ते हैं तो उनका एक ही सवाल है, अरे भाई साहब जल्दी जल्दी ट्रीटमेंट बताइए, थोड़ी दवाइयों का नाम दे दीजिए, बस हम तो इसीलिए बैठे हैं कि बस दवा। ये जो जो सिंसियर नहीं है, जिसको बस जैसे समझो कि चुटकी भर में ये सब चाहिए कि मुझे ये बता दो हो जाएगा ठीक, तो ये नहीं होने वाला। ऐसा आपको धीरज धरनी चाहिए। दो तीन चीज़ पहले समझ लीजिए कि जो बातें हैं आयुर्वेद में ट्रीटमेंट की, वो आहार विहार एंड औषध 3 प्रकार की बात है। पहली बात तो समझनी ही पड़ेगी कि डाइट का कंट्रोल, डाइट रिस्ट्रिक्शन इज मस्ट। आप जॉइंट पेन की भी बात करते हैं, कई लोगों को ये मालूम है, कई बार पेशेंट सामने से पूछते हैं कि साहब हमारे घुटनों का दर्द है तो हम खटाई खा सकते हैं, टमाटर खा सकते हैं, दही खा सकते हैं कि नहीं खा सकते। तो ये जो बातें हैं बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले मैंने शुरुआत में जो बताया 2 प्रकार के वायु के जो रोग बताए, संधिवात और आमवात, यहाँ पर इसका नॉलेज रहना जरूरी है कि आपका डायग्नोस ठीक से होना चाहिए। अगर आपको पेनफुल कंडीशन है, साथ में सूजन रहती है, साथ में थोड़ा जब आप टच करो तो वो जॉइंट थोड़ा हल्का सा गर्म जैसा लगता है, या बॉडी के अंदर कहीं अलग अलग कोई सिम्टम में हम म्यूकस बोलते हैं, कच्चा आम बोलते हैं, अगर ये आम का सिम्टम है तो आपका ये दर्द हुआ आमवात का दर्द है घुटनों में। और आमवात की कंडीशन में किसी भी प्रकार की खटाई हम नहीं देते हैं या तो मना कर लेते हैं। तो आमवात या तो संधिवात, अगर संधिवात है तो खटाई का कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। हालांकि इसमें तो इमली का एक रोल है, और इमली देने से या इमली की बनी हुई दवाइयाँ हम यूज़ कर लेते हैं। तो जब तक आम लोगों को तो ये पता नहीं है कि आपका आमवात है या संधिवात है, जो खुद आपको जो सलाह देते रहते हैं मुफ्त में, घर बैठे बैठे जो घूमते रहते हैं खुद बने हुए डॉक्टर, इनको भी ये मालूम नहीं है। तो एक रूल बना दिया है सबके बारे में कि सबको ये घुटनों का दर्द है, खटाई बंद कर दीजिए। ऐसी बात नहीं है, आइडेंटिफाई करवा लीजिए, आपके डॉक्टर से आपको मिलना चाहिए और उनसे पहले डायग्नोस करवाना चाहिए। अगर आमवात है तो खटाई नहीं लेना है, संधिवात है तो आपका डॉक्टर आपको ठीक से दवाई देगा। दूसरी बात, खाने में परहेज में जो भी चीज़ जिससे वायु बढ़ती है, ऐसी हर चीज़ को आपको कंट्रोल करना है, जिसमें जैसे हम बोलते हैं कि मूंग के अलावा सभी प्रकार के कठोल, द्विदल जो बोलते हैं वो हम इसमें नहीं लेते, मना करते हैं। और आलू और स्वीट पोटैटो जैसी जो भी चीज़ है कि जो वायु को बढ़ाती है, फर्मेंटेड चीज़ें हम नहीं लेते, ठंडी चीज़ें मना करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड आइसक्रीम, कोल्ड क्लाइमेट, जो कुछ भी ठंडा है वो वायु को बढ़ाती है। तो पहली बात तो यह है कि डाइट का कंट्रोल, डाइट को समझना है। डाइट में क्या नहीं लेना है वो तो अब लंबा लिस्ट है, लेने की भी लिस्ट अच्छी है। स्पाइसेस के उपयोग इसमें ज़्यादातर अच्छे रहते हैं। हाँ, आप सबको मालूम है कि आपने मेथी खा ली और घुटनों के दर्द में आराम हो गया। सौंठ, मेथी, एरंडी का तेल, या आप अजवाइन ले लो, लहसुन ले लो, तो ये सब चीज़ें कुछ न कुछ हद तक आपको ज़रूर से फ़ायदा करती है। लेकिन घरेलू नुस्खे और प्योर आयुर्वेद साइंस के बीच में बहुत बड़ा डिस्टेंस है। आप कभी भी ये समझने की भूल ना करें कि आपने 2-4 किचन स्पाइसेस ले लिए तो आपने आयुर्वेद ट्रीटमेंट की है। तो ये डाइट की बात हो गई। अब बात हम आगे करेंगे एक्सरसाइज वगैरह की, एक्टिविटीज़ की, लाइफस्टाइल की। किसी भी हाल में अगर ये आपका जो दर्द है वो बिल्कुल शांत नहीं रहता है, मतलब पूरा दिन दर्द रहता है, रात को भी दर्द रहता है, अगर सोने से भी दर्द में आराम नहीं है, तो ये आपका दर्द आमवात प्रकार का है। उसकी पूरी ट्रीटमेंट अलग है। आमवात की ट्रीटमेंट आप खुद घर पे नहीं कर सकते, उसके लिए आपको डॉक्टर से ही मिलना चाहिए। इसको आप रूमेटिज्म के साथ अटैच कर सकते हैं और ऑटोइम्यून डिजीज में चला जाएगा तो आपको आगे बहुत मुश्किल हो सकती है। तो इनिशियल स्टेज में अगर आपके घुटने में सूजन है, दर्द है और वो दर्द बिल्कुल शांत नहीं होता है, कंटिन्यूस डे एंड नाइट है, तो आपको आज ही डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए।
अगर घुटने के दर्द में सोने के बाद आराम हो जाता है या तो आप आधा घंटा रेस्ट कर लो तो आराम हो जाता है, तो ये संधिवात प्रकार का ज़्यादा होने की संभावना है। तो उसमें भी आपको हल्का सा एक्टिविटी के तौर पर एक्सरसाइज वगैरह करना चाहिए। फिजियोथेरापी ज़रूरत रहती है तो करना है, और वो जाकर फिजियोथेरापी के पास क्वालिफाइड फिजियोथेरापिस्ट से ही आपको एक्सरसाइज सीखनी चाहिए। वो एक्सरसाइज आपने एक बार सीख ली, घर पे बैठे कर आप कर सकते हैं, हर रोज़ वो एक्सरसाइज भी करनी है। फिर आई बात आपको लाइफस्टाइल की, तो भाई सुबह उठकर सूर्य नमस्कार करना है, लाइट एक्सरसाइज करनी है, योगिक एक्सरसाइज करनी है, आसन करने हैं, तो ये सब अलाउ है। हाँ, कितना करना है, कितना वॉक करना है, वो खुद के ऊपर डिपेंड रहेगा। ज़्यादातर लोगों का प्रॉब्लम ये है कि ओबेसिटी होती है, और जिनकी ओबेसिटी वेट ज़्यादा है उनको ये जोड़ों का दर्द कम उम्र में आ सकता है। पहले हम मानते थे, प्रैक्टिस में भी देखते थे कि 50-55 के साल के लोग आते थे ये कंप्लेन लेकर। फिर धीरे धीरे देखा कि 40-45 की उम्र में भी लोग आने लगे। अब तो सरप्राइजिंग है, कभी कभी 32-35 के लड़के भी आ जाते हैं ये कंप्लेन लेकर। तो ये एक सरप्राइज है। अब इसका पूरा रिसर्च होना चाहिए कि क्यों इतनी कम एज में 30-32 साल के लड़के क्यों अलग अलग प्रकार की ऐसे डिजेनरेटिव डिसऑर्डर लेकर घूमते हैं। हालांकि जितने भी हमारे साधन साइंस ने हमें जितनी सारी फैसिलिटी दी है घर में या ऑफिस में जीने के लिए, वो सब हमारी कंफर्ट के लिए, लेकिन ये कंफर्ट अलग अलग रोग बनाती है, ऐसा भी दिख रहा है। तो एक्सरसाइज के तौर पर खुद को तय करना है कि भाई विशियस सर्कल है, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो वेट गेन होगा, वेट गेन होगा तो ज़्यादा दर्द होगा और आप चलना फिरना बिल्कुल छोड़ देंगे या तो एक्सरसाइज नहीं करेंगे। देन अगेन एंड अगेन ये सर्कल में ही आप घूमते रहेंगे। मेरा वजन कम कर दो साहब तो मैं एक्सरसाइज करूं, ये गलत कंडीशन है। डॉक्टर से ऐसी कंडीशन आप मत रखिए। आपको करना है, आपका काम है, पेन है या नहीं है, आपको एक्सरसाइज करनी ही है। जिस प्रकार के प्रॉपर नी एक्सरसाइज बताइए वो तो करनी है, साथ साथ में वेट गेन के लिए भी, वेट को कम करने के लिए भी एक्सरसाइज जो भी करना है वो भी करनी है। दोपहर की नींद ज़्यादातर हम मना करते हैं, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। 1 या 2 किलोमीटर तक चलना फिरना, मॉर्निंग वॉक, जॉगिंग वगैरह नॉर्मली तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो करो। बिल्कुल बंद नहीं होना है एक्सरसाइज की बात करते तब तक बिल्कुल बंद नहीं करना है मूवमेंट को, या तो एक्सेसिव मूवमेंट नहीं करनी है। तो ये चीज़ आपको खास करके ध्यान में रखना चाहिए कि हम ये भी करेंगे। कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स के बारे में सबको मालूम है, ये घुटनों का दर्द के लिए तेल बेचने वाली कंपनियां या तो टैबलेट्स बेचने वाली कंपनियां, जो मॉडल है वो ही ज़्यादा कमाते हैं। ना तो कभी दर्दी को ठीक हुआ है, ना किसी को ठीक, ऐसे कॉमर्शियल टैबलेट लेने वालों को कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। हाँ, थोड़े दिन के लिए फील गुड फैक्टर रहता है कि अच्छा हाँ मैंने ये गोली खाई तो इससे अच्छा हुआ, इससे महंगी वाली गोली या दवाइयाँ लाया तो उससे भी अच्छा हुआ, इससे महंगे वाला तेल। अरे भाई, चुटकी भर की बात है कि जो एडवर्टाइज में आपको दिखाता है कि अभी मैंने ये तेल लगा दिया और 2 दिन के अंदर ठीक हो गया, हफ्ते में ठीक हो गया, तो वो पेशेंट फिर से एक हफ्ते के बाद, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद फिर से क्यों आ जाता है, डॉक्टर के पीछे लगे रहता है। क्योंकि ये जड़ को समझने की बात ही नहीं करते। खाली पेन किलर लेने से या कोई टैबलेट वगैरह खा जाने से ठीक नहीं होने वाला है। फिर भी मुझे मालूम है कि लोगों को यहाँ पर दवाइयों के नाम जानने में बहुत रुचि है। तो मैं ऐसी 2-3 चीज़ें आपको बताऊं कि जो नुकसान ना करें, क्योंकि कई बार आयुर्वेद दवा के नाम पे भी कई सारी दवाइयाँ हैं जिसमें मेटल कंटेंट यूज़ होता है, और वो अगर किसी डॉक्टर के सुपरविजन में आपने नहीं लिया तो साइड इफ़ेक्ट हो सकती है, और आयुर्वेद दवा भी साइड इफ़ेक्ट करती है। हालांकि आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी दवाई आयुर्वेद की है उसके पीछे अगर आप रस शब्द पढ़े तो ये दवाइयाँ अपने आप बिल्कुल ना ले, पहले डॉक्टर से मशवरा कर ले। यहाँ पर आपके लिए मैं एक सिंपल सी बात बताऊँ कि दशमूल, ये नाम आप याद रखिए। दशमूल है, 10 प्रकार के जो रूट्स है, वो दशमूल का काढ़ा भी मिलता है, दशमूल की बहुत सारी दवाई अलग अलग मिलती है। तो ये दशमूल आपको पेन किलिंग में या पेन कम होने में काम करेगी, और दशमूल का काम है कि ये सूजन भी अंदर कम करेगी, मसल पे ऊपर, लिगामेंट के ऊपर जो सूजन आई है वो भी इससे कम हो पाएगी।
रासना की एक अलग बात है कि रासना करके है दवाइयाँ, उसमें से भी बनी हुई टैबलेट, पाउडर, लिक्विड्स काफ़ी कुछ मिलते हैं। तो रासना भी एक अच्छी दवाइयाँ है। पारिजात करके जो हमारे वृक्ष है बड़ा, उसमें से बनी हुई दवाइयाँ भी है। गूगल सबसे फेवरेट है पूरे इंडिया में, नॉर्थ से लेकर साउथ तक कहीं भी आप जाओ, गूगल में से बनी हुई दवाइयाँ वेरी इफेक्टिव। बहुत सारे गूगल मार्केट में है, योगराज गूगल, महायोगराज गूगल, पुनर्नवा गूगल, रासनादी गूगल, त्रिफला गूगल, सीमनाथ गूगल, बहुत सारे गूगल की प्रोडक्ट अवेलेबल है। और वो गूगल की गोलियां डॉक्टर हमेशा अलग अलग प्रकृति देखकर उसमें से सिलेक्ट करके आपको देते हैं। हाँ, जो लोग गूगल लेते हैं, किसी भी प्रकार की गूगल की आप दवाइयाँ लेते हो, तो उनके लिए खास बात ध्यान रखनी है कि गूगल इज़ बाइंडर, वो गम है, एक प्रकार का गोंद है, और इतना सॉलिड है कि कई बार पेट में जाकर डिज़ोल्व नहीं होता है। तो अगर आप गूगल की जब भी दवाइयाँ लेते हैं तो पहले वो गोली को एटलीस्ट 2-3 पीस में तोड़ दीजिए, सारी की सारी निगल ना जाए। होल थिंग अगर सोलो कर ली, अंदर जाकर डिज़ोल्व नहीं हुई, तो दूसरे दिन वो स्टूल के द्वारा निकल जाएगी और कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो जो भी गूगल की गोली लेते हैं, किसी भी हो, या योगराज हो या महायोगराज हो या सीमनाथ हो, किसी भी गूगल की गोली, त्रिफला गूगल लेते हो, मेदोहर गूगल लेते हो, कोई भी गूगल की गोली को 2 या 3 पीस में पहले तोड़ दो, और वो पीसीस करके ही उसको लेना चाहिए, तो तभी जाकर वो इफेक्टिव रहता है। फिर दूसरी बात है, गूगल की जो बात है तो हमेशा गर्म पानी से लेना चाहिए, और हो सके तो वो भूखे पेट लो तो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। तो गूगल इज़ वेरी कॉमन। मसाज के लिए बहुत सारे तेल अलग अलग नाम से भी है और अलग अलग कंपनियां बनाती है, लेकिन ये सब जो है लोकल एप्लीकेशन है, वो फील गुड है। आपने कुछ आज किया, उससे आपको अच्छा लगा, और ये अच्छा लगा वो कब तक अच्छा लगा वो आपको देखना है कि अगर आपका कुछ लोकल एप्लीकेशन करने से, एक्सटर्नल एप्लीकेशन करने से 1 दिन 2 दिन या 2 घंटे भी अच्छा लगा, उसके ऊपर से आप डिसाइड करना है कि आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है कि नहीं है। तो ये भी एक ध्यान में रखिए। शेक करना है, गरम पानी का शेक करें, या तो हीटिंग पैड का करें, या किसी भी प्रकार का अलग अलग शेक इसमें होता है। संधिवात है तो अलग प्रकार का वेट होता है शेक। आम बात है तो उसमें मॉइस्चर कंटेंट का कोई शेक नहीं होता है, उसमें आपको अलग प्रकार के वैक्स बात है, या तो सैंड बैग है, या जिसमें हम बोले कि मॉइस्चर नहीं है, ऐसे अलग अलग शेक की ज़रूरत रहेगी। तो वो तो आपको डॉक्टर ही बता पाएंगे। इसके उपरांत जो आयुर्वेद में, अब आप बोलेंगे तो ये तो सब हम करते हैं, इसको मालूम है, तो आयुर्वेद में क्या है? आयुर्वेद में अब इससे आगे नेक्स्ट स्टेज की हम बात करें तो ट्रीटमेंट की बात करें तो उसमें सबसे बढ़िया है पंचकर्म। अगर आपके घर के नज़दीक में कोई भी पंचकर्म सेंटर है, वहाँ पर आप चले जाइए, तो वहाँ पर अभ्यंग, स्वेदन बस्ती, जानु बस्ती, कई सारी ट्रीटमेंट ये नी जॉइंट के लिए है। 8 या 10 दिन का एक सिंपल सा कोर्स रहता है। 8 या 10 दिन के बस्ती या जानु बस्ती कोर्स करवाने से आपको लंबे अरसे तक ये रोग से, आपका पेन से छुटकारा हो जाएगा। फिर इसके उपरांत भी इंस्टेंट चाहिए। बहुत सारे लोग 10 दिन नहीं, हमारे पास तो 10 दिन नहीं है, चाहे 10 साल तक दवाइयाँ लेते रहेंगे लेकिन 10 दिन ट्रीटमेंट के लिए नहीं है, ऐसे बोलने वालों के लिए इंस्टेंट ट्रीटमेंट मैं आपको यहाँ पर बता दूँ। तो इंस्टेंट में अगर घर के पास में कोई मर्म चिकित्सा जानने वाला वैद्य है, उनसे आप बात करिए, मर्म चिकित्सा सीख लीजिए। आपको 2 या 3 दिन जाना पड़ेगा उनके पास, 15-20 मिनट का टाइम दे दो, वो भी आपको बता देगा मर्म कैसे पॉइंट दबाना है, और उससे आपका दर्द ठीक हो जाएगा। और लास्ट में बात रही, अग्निकर्म करके एक ट्रीटमेंट है कि जिसमें इंस्टेंट, मतलब आप समझो कि 5 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर आपका पेन बिल्कुल कंप्लीट ठीक हो जाएगा और मूवमेंट भी ठीक हो पाएगी। तो ये अग्निकर्म भी एक स्पेशलाइज आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है, वो स्पेशल लोग ही करते हैं। हम नेक्स्ट एपिसोड में पूरी की पूरी ट्रीटमेंट की बात करने वाले, पेन मैनेजमेंट में पूरी ट्रीटमेंट क्या है, और हमारे पास क्या आयुर्लिंक आयुर्वेद में क्या हमारे पास कुछ नया है, उसके लिए हम बात करेंगे। हमारे पास ये अग्निकर्म, मर्म चिकित्सा, पंचकर्म और दवाइयाँ और डाइट, और उससे भी बढ़कर 2 ट्रीटमेंट हमारे पास है। उसमें से पर्टिकुलरली आर्थ्रोथर्मिया करके जो ट्रीटमेंट है, हम उसकी बात आपसे शेयर करेंगे, उसके रिजल्ट और उसके पेशेंट के केस हिस्ट्रीज हमसे आपसे शेयर करेंगे। तो हमारे साथ जुड़ते रहिए, नेक्स्ट वीक फिर से मिलेंगे, और बहुत बहुत धन्यवाद।
मिलते हैं। नमस्ते।